हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ मान लीजिए अगर ये एक सेंटर के अराउंड अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो ये कितने डायमेंशन में मूव कर रहा है? इट इज़ मूविंग इन टू डायमेंशन एक्स एंड वाई। दैट मीन्स इट इज़ मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, और इसीलिए हम सर्कुलर मोशन को मोशन इन अ प्लेन के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ what is so special about the uniform circular motion? The special is that it is a uniform. Now generally हम uniform का मतलब समझते हैं कि something is constant, और generally student समझते हैं कि या तो velocity is constant और acceleration is constant, but इन दोनों में से यहाँ कोई भी चीज़ constant नहीं है. So let us see what is constant here. Suppose this object is moving from point 1 to point 8 in a circular path around a center point O. So when it is moving in a circular path, if the speed is constant, we call it a uniform circular motion. That means speed of a uniform circular motion is constant, not the velocity. याद रखिएगा. So speed is constant. जैसे एग्जाम्पल मान लिए जब फैन है आपका, जब स्टेबल हो जाता है तो it is rotating at a constant speed. Okay. Now if I talk about the velocity, then वेलोसिटी अगर मुझे पॉइंट 1 पे अगर वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है तो आपने पढ़ा होगा मोशन इन प्रोजेक्टाइल के अंदर भी, द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि जैसे मान लिए कोई अगर आप थ्रेड से बांध के अगर कोई पार्टिकल को मूव कराते हैं और जब पार्टिकल बॉटम मोस्ट पोजिशन में और आप थ्रेड को काट देते हैं तो पार्टिकल विल गो स्ट्रेट अलोंग द टेंजेंट ऑफ इट्स सर्कुलर मोशन। सो दिस हाउ यू कैन इवन वेरीफाई प्रैक्टिकली। सो अगर मैं यहाँ पॉइंट 1 पे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँ तो इट विल बी टेंजेंशियल टू द पॉइंट 1। अगर मैं पॉइंट 2 पे ड्रॉ करना चाहूँ तो इट विल बी टेंजेंट टू द पॉइंट 2। 3 पे it will be tangent to the point 3, 4 पे it will be tangent to the point 4, likewise at all point it will be tangent to the point to its path. Now हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है is given by delta v by delta t, that is the change in the velocity divided by the time. और इसको मैं कह सकता हूँ इट वॉज अ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। बट आपको याद होगा मोशन स्ट्रेट लाइन में v1 वॉज प्लस माइनस, वी फाइनल वॉज ऑल्सो प्लस माइनस, और डेल्टा वी वॉज ऑल्सो सब्ट्रैक्शन वॉज ऑल्सो प्लस माइनस। सो दैट मीन एक्सेलरेशन वॉज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द डेल्टा वी। लेकिन यहाँ पे यू सी there is no plus minus in a circular motion, so you have got the v1 is a vector, so that means I have to mark them as a vector. So these are all vector, these are all vector. Okay, now अगर मान लीजिए मुझे इसके अंदर निकालना है कि what is the acceleration when the object is moving in a circular motion. So आप कितने तरह से आप एक्सेलरेशन जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लिए एक तो मान लिए मैं यहाँ चल रहा हूँ से 3 मीटर पर सेकंड से मैं मूव कर रहा हूँ इन स्ट्रेट पाथ एंड सडनली आई चेंज माई स्पीड टू 5 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स आई हैव जनरेटेड द एक्सेलरेशन। सो वन वे टू जनरेट द एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द स्पीड, बोथ वे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एक तो तरीका हो गया आपका एक्सेलरेशन जनरेट करने का when you change the speed, but speed here is constant. So what is the other way? Other way मैं देखिए बताता हूँ। So this v1 is a vector, vf final is a vector, and so that subtraction also will be a vector, and this acceleration also is a vector. अब यहाँ हमने क्या देखा, the magnitude of v1 vector is equal to magnitude of v2 vector, okay, is equal to magnitude of v3 vector, and this is equal to constant. So that means magnitude is constant, but vector v1 is not equal to vector v2. अगर मैं यहाँ देखूँ तो आप देखिए ये वेक्टर v1 का डायरेक्शन इधर है और it is changing the direction v2 this side. Okay, if you see v3 is changing the direction, so vector velocity vector का direction is getting changed. इसका मतलब क्या हुआ, vf minus v1, vf minus v1 will never be equal to 0. Okay, so that means vf minus v will have some value, that means delta v will have some value, and that means acceleration also will have some value. That means
अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करूं तो आई विल जनरेट द एक्सेलरेशन. दैट इज द सेकंड मेथड विच आई हैव showed you. Okay, so what is the third method? Or the third method is you do the both. That means increase or decrease the speed and as well as change the direction of the velocity. Then also you generate the एक्सेलरेशन. जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइप के पंखों में जो वो पहले धीरे धीरे स्लो स्पीड से स्टार्ट होते थे और फिर जाकर के वो स्टेबल स्पीड पे आते थे. सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ द थर्ड टाइप. ओके, अब नाउ अगर मान लीजिए मुझे इस सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? आपने वेक्टर में पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर आई कैन रिप्लेस एनीवेयर ऑन दिस बोर्ड एज लॉन्ग एज आई कीप द मैग्नीट्यूड सेम एंड द डायरेक्शन सेम. सो उसी लॉजिक से मान लिए सपोज से आई मूव इन डेल्टा टी टाइम फ्रॉम पॉइंट 1 to 3. सो दिस इज माई इनिशियल वेक्टर, दिस इज माई फाइनल वेक्टर. सो मैंने क्या किया, इफ आई ड्रॉ दिस वेक्टर हियर, दैट मीन्स आई रिप्लेस दिस वेक्टर हियर, v1 हियर. तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक क्रॉस ड्रॉ करूँगा, दिस विल शो मी द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और फिर फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल ड्रॉ अ वेक्टर v1 विच विल बी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू दिस, और फाइनल वेक्टर इज द v3 विल बी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू दिस इज द वेक्टर v3. और अगर मुझे इनका डिफरेंस निकालना हो तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंस विल बी द व्हेन आई जॉइन हेड टू हेड इज द डिफरेंस. याद रखिएगा, अगर मैं इसको बीच में लेता हूँ तब तो इट विल गिव मी द एडिशन, but here I want the subtraction. So subtraction is when I join head to head. So this will give me the delta V. Okay, and direction will be towards the final. That means towards the V3. Okay, so this is the direction of the delta V, and this is the magnitude. Now I know from this that direction of the acceleration will be same as the direction of the delta V. So acceleration vector also will be parallel to this delta V, and direction will be towards this, पैरेलल टू द डेल्टा वी. ओके, सिमिलरली मान लीजिए जब मैं पॉइंट 3 से पॉइंट 5 मूव करता हूँ, सो आई हैव ड्रॉन अ सिमिलर डेल्टा वी डायग्राम हियर. दैट मीन्स दिस इज माई वेक्टर v3, दिस इज माई वेक्टर v5. ओके, और द फाइनल इज अ v5. सो दिस विल गिव मी द डेल्टा वी बिटवीन पॉइंट 3 to 5, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन when I move from 3 to 5. Similarly from 5 to 7 and from 7 to 8. 7 to 8 means I had drawn this vector 7. ये वेक्टर 7 यहाँ ड्रॉ किया, और ये वेक्टर 1 अगेन बैक टू पॉइंट 1 ये ड्रॉ किया, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डेल्टा वी और द एक्सेलरेशन व्हेन आई मूव फ्रॉम 7 to 1. नाउ आप क्या देखते हैं इस डायग्राम से? दिस डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, what does it show? It shows that in a circular motion the direction of the acceleration of the rotating body is always inside the circle, pointing towards the inside of the circle. Okay, देखिए ये भी inside the circle है, ये भी inside circle है, this also inside the circle है. ये मैं नहीं कह सकता कि वो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, but surely from this diagram I can say that it is pointing inside the center of the circle. That means अगर मैं यहाँ देखूँ तो acceleration, that means if I see the acceleration, this will be the acceleration A. अगर मैं यहाँ देखूँ तो this will be the acceleration. Okay, likewise this will be the point of acceleration. Okay, now this was the एवरेज एक्सेलरेशन. ओके, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन. और मुझे अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? दैट मीन्स जैसा कि हमने कई दफ़े पढ़ा है, आई विल टेक द लिमिट ऑफ द बोथ साइड. दैट मीन्स इफ आई टेक द लिमिट ऑफ दिस, दैट मीन्स इट विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ए एवरेज विल बी इक्वल टू लिमिट delta t tends to 0 delta v by delta t. If I take the limit, this will give me the average acceleration. Now limit का क्या मतलब है? लिमिट का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अभी मैंने पहले कहाँ मूव किया था 1 2 3 डेल्टा टी वॉज वेरी हाई. ओके, सो नाउ व्हाट डू आई डू कि मैं मान लिए अगर फ्रॉम पॉइंट 1 अगर मैं डेल्टा टी टाइम में आई मूव वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट मीन्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज माई वेक्टर, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इफ आई मूव. ओके, और फिर मैं
ये v1 और वो जो फाइनल वेक्टर है मेरा, उसका अगर मैं इस तरह से डेल्टा v निकालूं और उस तरह से उसका डायरेक्शन निकालूं, तो आप देखेंगे कि दिस विल बी ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट इट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस विल बी द एक्सेलरेशन हियर, this will be the acceleration here, this will be the acceleration here, this will be the acceleration here. Okay, at all the point delta t का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं I take a small distance, let us say even at a point 2, at a point 2 if I move a very small distance and then take a delta v between the v2 and this the final vector which I have drawn here, तो आप देखेंगे कि उसका real time will be always pointing towards the center. This is the meaning of the taking the limit. Okay, so when you take a limit, the vector will be pointing towards the center. और इनका हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है वेक्टर का, that is called the centripetal acceleration. So centripetal acceleration is a name given to this acceleration which is always pointing towards the center of the circulating motion particle. Okay, that means since it is a centripetal acceleration, we call it, let us say, sub c. A sub c is the symbol given to the instantaneous acceleration. Okay, now there is a reason कि इसको centripetal क्यों बोलते हैं, because it is a center seeking. Okay, that is why the name is center seeking. इसको एक और नाम से हम बुलाते हैं, that is called radial acceleration, because it is always acting along the radius of a circle. आप देखें यहाँ these are all acting along the radius of a circle, so इसको दूसरा नाम है एक radial acceleration. Okay, so this is what I have done. मैंने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आई हैव फाउंड आउट. ना अब एक चीज़ और है कि आप देखिए कि ये जो एक्सेलरेशन है इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड सेंटर, बट इज इट ए कांस्टेंट? इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट, बिकॉज एवरीवेयर देखिए इट इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन. जैसे मान लिया अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ आई जे के, सो इट इज़ क्या लिखेंगे मैं माइनस आई. अगर यहाँ लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं एक्सेलरेशन हियर दैट इज़ माइनस जे, और यहाँ पे क्या होगा इट विल बी minus I minus j. Okay, so this acceleration is changing the direction at all points. So this is what I have found out, that when a particle is rotating in a circular motion there is a acceleration, और वो acceleration is always pointing towards the center of the circle. Okay, now I have to find out the magnitude, और मैं ये लिमिट लेता हूँ तो this has given me the a instantaneous. Okay, but when I take the limit, and हम आगे इसको डिराइव भी करेंगे, बट अभी मैं I just want to explain you कि इसका मतलब क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का. तो अगर मैं इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं, डिराइव करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि दिस ए सी magnitude of this centripetal acceleration will be equal to v square by r. Okay, this is the value of this acceleration. V is the tangential velocity, r is the radius of the circle, AC is the acceleration. Okay, so this was about the acceleration part. Now आप जानते हैं कि as per the Newton's second law, which says that net force is equal to mass into acceleration. Okay, so that means अगर यहाँ पे acceleration है तो there should be some force. Okay, and that force is called, you call it a Fc. So क्या मतलब है इसका? That means in a uniformly circulating rotating object there will be a force acting inside the circle which will be towards the center. Okay, because without force there can't be acceleration created, और इस force को हम बोलते हैं centripetal force. मैंने यहाँ पे centripetal force की definition लिखी हुई है. Centripetal force is a force that is needed to bend the normally straight path of a body into a circular path
It is a vector and always points towards center of a circle along the radius. And unit is Newton kg meter per second square and dimension is mlt minus 2. ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपके कभी MCQ में डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इसको लिख सकते हैं. ओके, नाउ दिस फोर्स जो हमने यहाँ देखी है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस पार्टिकल इन अ रोटेटिंग मोशन. जो यही फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसको मजबूर करती है पार्टिकल को एक सर्कल में रोटेट करने के लिए. ओके, नाउ इस फोर्स के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज नॉट ए, कोई ऐसा नहीं कि मैं बाहर से कोई फोर्स लगा रहा हूँ. दिस फोर्स शुड कम फ्रॉम विद इन द सिस्टम, नंबर वन. और ये फोर्स कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कोई नेचर में कोई अलग से कोई एग्जिस्ट करती हो. ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स लाइक जो टेंशन और या आपके फ्रिक्शन. कई दफ़े स्टूडेंट समझ लें कि नाम से सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इट इज नेचर की कोई एक और टाइप की फोर्स है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है. ऐसा नहीं है. इट इज़ अ फोर्स विच इज़ फ्रॉम विद इन द सिस्टम. ओके, और ये फोर्स जो है ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर. अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. अगर मान लिया आप रोटेटिंग कोई बॉडी है और आपने उसमें थ्रेड से रोटेट कर रहे हैं और थ्रेड को काट देंगे तो बॉडी विल नॉट रोटेट. ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन. नाउ ये तो मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया सब, लेकिन इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है अगर मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई थ्रेड से कोई ऑब्जेक्ट बांध के अगर रोटेट करते हैं आप, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर सेंटर, इसके अराउंड, और आप कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो आप देखते हैं कि देयर इज ऑलवेज ए टेंशन. सो देयर विल बी टेंशन एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द स्ट्रिंग. So this string is your FC. This string provide you the force, centripetal force. Okay. अगर आप इसको यहाँ से string को काट देंगे तो you will find the object will move away. It will not rotate in the center. एक और एग्जाम्पल लीजिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दिस इज सम सर्कुलर पाथ और यहाँ पे एक कार है मान लीजिए और दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. Okay, now there is what is the centripetal force here? The friction, static friction, Fr between the tire and road. Okay, this provides your the FC, the centripetal force. Okay, एक और एग्जाम्पल लिए क्लैरिटी के लिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, सपोज से दिस अर्थ, और इसके अराउंड कोई सैटेलाइट है. सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कल. सो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर? द ग्रेविटी एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एज ए FC. ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज एबल टू रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ. सो फॉर एग्जाम्पल आपका चार्ज भी ले लीजिए आप, ये प्लस है, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड देयर आर इलेक्ट्रॉन. ओके, और इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव. सो व्हाट इज दिस थिंग? इलेक्ट्रिक फोर्स दिस प्रोवाइड योर FC. सो दिस विल गिव यू द क्लियर पिक्चर कि व्हाट इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसी का कंसेप्ट का यूज़ करते हैं इवन साइंटिस्ट. जब आप देखिए जब स्पेस के अंदर जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो ग्रेविटी इज रिड्यूस्ड, सो बिकॉज ऑफ द दिस दे फील द वेटलेसनेस, तो उसकी वजह से उनको देयर आर मैनी साइड इफेक्ट. तो क्या करते हैं कि दे जनरेट द आर्टिफिशियल ग्रेविटी. वो कैसे करते हैं कि दे विल हैव रोटेटिंग स्पेस स्टेशन. ओके, और रोटेटिंग स्पेस स्टेशन में मान लीजिए दिस इज अ रोटेटिंग स्पेस स्टेशन. ओके, और एस्ट्रोनॉट्स द वॉल ऑफ दिस स्टेशन will provide a normal force, and this normal force will act as a FC, centripetal force. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स है वो भी
एक सर्कल में रोटेट करने के लिए पॉसिबल हो जाता है। अगर वो यहाँ है तो यहाँ इस तरह से है, और अगर वो यहाँ है मान लिए, सो दिस इज़ द फोर्स, और वो यहाँ है तो दिस इज़ द फोर्स लाइकवाइज। और अगर मान लीजिए ये इसका डायमीटर ऑफ दिस रोटेटिंग स्टेशन अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर हाइट, तो एस्ट्रोनॉट्स को नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। सो दैट इज़ वाई दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑल्सो। सो दिस वॉज द एप्लीकेशन ऑफ द योर FC। नाउ अब हम इसको भी कर सकते हैं। नाउ सपोज से मान लीजिए I take the same figure, or suppose say I start from here. Suppose say I start from here. Say this is the OAB. OAB. I start from point A, and at delta t time I move from A to B. That means I have moved from here like this. Okay, this is the one, and I have moved an angle theta. Okay, so OAB is a triangle where and here this is the vector, this is the velocity vector here, and this is the velocity vector here. I call this as a, let us say I call this as a V1 and this as a V2. So I moved from point this to this, okay, in a time delta t. तो मेरे को पता है A average डेल्टा V by डेल्टा T, ओके। और अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस S है, ये डिस्टेंस S है, तो आई नो अगर मेरी वेलोसिटी अगर एवरेज वेलोसिटी V है तो आई नो S इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा T. The distance moved can be given by this. That means from here I can get delta T is equal to S by V. और मैं अगर डेल्टा T की वैल्यू यहाँ रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू दैट मीन्स V इंटू डेल्टा V by S. This is the one equation I got. Okay. Now I take another triangle. Draw another triangle. Draw triangle PQR. ये मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसान रहे समझने में. Draw triangle PQR such that PQ is equal to V1 and PR is equal to V2 is equal to say V. Okay, that means ये जो मैंने यहाँ आपको बताया, this is the V1. I am taking this. You forget about this other part of the triangle. आप you just concentrate only on this triangle OAB. This is the OAB. Okay, consider this OAB. Okay, so draw a triangle PQR. इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर मैं एक ट्रायंगल और ड्रॉ करूँ सच दैट PQ is equal to V1, that means मैं again I draw this vector here something like this. Let us say this is my V1 and this is my P, this is Q, okay, and PR that means this vector. I have moved from here to here, so this is this vector, okay, this is the R. So these are the two vectors I have drawn which are magnitude is equal to V. This is also equal to V, this is also equal to V. और आप देखिए this is R and this is also R. मैं ये रेड कर देता हूँ ताकि हमें क्लैरिटी हो कि this is the triangle I am referring. Okay. Now इस ट्रायंगल में आप देखिए जो ट्रायंगल OAB था, इन ट्रायंगल OAB OA is equal to OB, therefore it is isosceles.
That means OAB is isosceles triangle because OA is equal to OB is equal to R. और ऑल्सो अगर आप देखेंगे इन ट्राइंगल PQR, नाउ PQR में मेरे को अगर डेल्टा भी निकालना है तो क्या होगा, डेल्टा वी विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंटिंग टुवर्ड्स R, दिस इज इक्वल टू योर डेल्टा V बिटवीन दिस टू पॉइंट. सो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR अब क्या देखते हैं, PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू V, देयरफॉर इट इज ऑल्सो एट आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, if I compare these two triangle, compare triangle OAB and PQR. अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल थीटा है इसका, ये जो एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा इज सेम एज दिस एंगल थीटा. जैसे क्या है कि मान लीजिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम A टू B, या वेक्टर ये OA जब OA B की तरफ मूव करता है तो आप देखेंगे कि ये जो वेक्टर V1 है, दिस ऑल्सो विल मूव समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज योर V2 वेक्टर. तो ये जो एंगल है दिस विल बी इक्वल टू थीटा. ओके, सो दिस व्हाट इज ड्रॉइंग हियर, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया. तो ज्योमेट्रिकली ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा. दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा. सो इफ आई कंपेयर दिस एंगल, तो कंपेयर दिस ट्राइंगल, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल QPR, एंगल QPR. ओके, सो दैट मीन्स अब देखिए इसकी दो साइड बराबर है, इसकी दो साइड बराबर है, और इसका एंगल और इसका एंगल बराबर है. दैट मीन्स देयरफॉर दिस ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल. और सिमिलर ट्राइंगल में आप जानते हैं कि दिस रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल. सो दैट मीन्स आई कैन से दैट इन दिस, अगर मैं कहूँ देयरफॉर डेल्टा V by V is equal to AB divided by your R. Okay, this is the another ratio I got it. लेकिन आप देखिए यहाँ AB एक्चुअल में तो the path moved is this a curved path, particle has moved this curved path. Okay, but here दिस पार्ट, लेकिन हमने ट्राइंगल में हमने पाथ लिया है AB. सो यहाँ ये आपका आता है द क्वेश्चन ऑफ लिमिट. सो व्हेन डेल्टा T इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा T 0 अप्रोच होगा तो आप देखेंगे ये जो कर्व पाथ है विल बी एक्ट लाइक ए स्ट्रेट पाथ. ओके, व्हेन डेल्टा T इज इक्वल टू 0 तो आप देखेंगे ये जो AB कर्व पाथ है, दिस विल बी लुक लाइक एन AB स्ट्रेट पाथ. ओके, जैसे मान लिया आप देखिए, जैसे अगर ये है और ये सेंटर है, और मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा चलूँ तो आप देखेंगे कि ये पाथ जो है डेल्टा T, व्हेन डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, सो दिस इज नथिंग बट इज ए स्ट्रेट पाथ. ओके, सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द लिमिट इज. सो व्हेन डेल्टा T इज इक्वल टू 0 देन दिस इक्वल टू AB डिवाइड बाई R. ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ ना, AB इज इक्वल टू S बाई R, इज S बाई R. ओके, नाउ अगर मैं दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, और मैं अगर S बाई R को डेल्टा V बाई V, अगर मैं इसको दोबारा अगर मैं मॉडिफाई कर दूँ, दैट मीन्स व्हाट डू आई गेट, डेल्टा V बाई S, क्योंकि मुझे यहाँ डेल्टा V बाई S चाहिए, विल बी इक्वल टू V बाई R. सो आई कॉल दिस इक्वेशन एज ए सेकेंड इक्वेशन.
ओके, सो व्हेन आई पुट दिस वैल्यू हियर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? व्हेन आई पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 1, व्हाट डू आई गेट? द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। और आपको याद होगा यही हमने वहाँ डेवलप, यही मैंने वहाँ पहले लिखी थी शुरू में जब हमने ये एक्सप्लेन किया था। ओके, नाउ आप देखेंगे कि जब एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दैट मीन्स अगर एक्सेलरेशन है तो आई कैन फाइंड आउट द फोर्स। दैट मीन्स जो फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज mv स्क्वायर बाई r। सो ये जो दो इक्वेशन आपके ये है इम्पॉर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि हमें इज ए टेंजेंशियल वेलोसिटी, बट जनरली हम लोग क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी में, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी को रेफर करते हैं। सो उस केस में आपको क्या होगा? हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी में v इज इक्वल टू ओमेगा r। ओके, सो अगर मैं वो वैल्यू रखूं तो इसमें क्या हो जाएगा? फोर्स FC विल बी इक्वल टू m एंड ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r, विच विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r बाई r। ओके, सो दिस इज अनदर इक्वेशन, आपको इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर स्पीड मिल जाती है। और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए जैसे अगर मैं इसको सपोज आई टेक अगेन, और अगर मान लीजिए r इसका रेडियस है, मैं यहाँ से मूव करता हूँ सर्कुलर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, इन वन साइकिल इट इज 2 पाई r। सो डिस्टेंस ट्रेवल को अगर मैं c लिखूँ तो c इज इक्वल टू 2 पाई r। ओके, c इज इक्वल टू 2 पाई r। और एक साइकिल के लिए जो टाइम मैं लेता हूँ उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, सो दैट इज कॉल्ड t। सो दैट मीन्स इफ आई डिवाइड दिस बाय द टाइम टेकन इन द वन साइकिल, t इज ए साइकिल टाइम, तो मैं क्या मिलता है? वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई t। सो दिस इज अनदर थिंग यू कैन गेट इट, द v इज 2 पाई r बाई t। जनरली क्या होता है कि इन ए सर्कुलर मोशन जनरली दे रेफर टू द, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डिस्टेंस दे विल गिव द RPM, दैट मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट। RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, और इसको रेफर करते हैं REV से। तो आपको एक और कन्वर्जन चाहिएगा, वो कन्वर्जन क्या है? दैट मीन्स यू कैन से दैट वन रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, दिस इज 2 पाई r, सो डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू 2 पाई r। सो इन वन रिवॉल्यूशन you have moved a distance 2 pi r। So depending upon the number of revolution given or the distance given, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और करिए, देखिए ये एक्सेलरेशन वाज ए v स्क्वायर बाई r। नाउ v इज अ वेक्टर, बट व्हेन यू स्क्वायर इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स इट बिकम ए स्पीड। सो इट इज अ एक्सेलरेशन इज अ स्पीड स्क्वायर बाई r। हम लिखते हैं इसको v स्क्वायर बाई r, बट इट इज स्पीड स्क्वायर बाई r। ओके, और आप देखिए इसमें जो v इक्वल टू ओमेगा आर जो इक्वेशन है, इसमें अगर मान लिए अगर ऑब्जेक्ट जब वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और अगर रिजिड बॉडी है, अगर बॉडी रिजिड है, तो आप देखिए एंगुलर ओमेगा विल रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैरी गो राउंड है, मैरी गो राउंड में मान लिए एक यहाँ लकड़ी का हॉर्स है से r डिस्टेंस पे, और एक है 2r डिस्टेंस पे, दूसरा 2r डिस्टेंस पे अगर है, तो व्हेन दे आर मूविंग तो इसकी ओमेगा और इसकी ओमेगा विल बी द सेम। ओके, बट इसकी वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, v विल बी डिफरेंट, v विल बी डबल दिस। ओके, सो दिस इज वन थिंग। और सेकेंडली क्या है कि आप जैसे अगर मान लीजिए अगर आपका पाथ ऐसा है, जैसे मान लीजिए एक फील्ड है, इट इज रेडियस ऑफ से 30 मीटर। ओके, 30 मीटर, और एक फील्ड है मान लीजिए जिसके रेडियस इज 60 मीटर, और मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, और एक कार है जो मान लीजिए 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो
आप देखिए क्या देखते हैं इसमें, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड सिमिलरली AC एक्सेलरेशन आल्सो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आप देखेंगे कि जब वो यहाँ सेम स्पीड से अगर यहाँ आ रही है तो यहाँ पे इसका क्या होगा, r इज लेस, दैट मीन्स ओमेगा विल बी मोर एज कम्पेयर टू दिस। सिमिलरली एक्सेलरेशन विल बी मोर हियर एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज r इज लेस, सो ओमेगा विल बी मोर। सो ये आप ध्यान रखिएगा, आपके MCQ में इस टाइप की चीज़ें काम आ सकती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई क्लोज इट हियर। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी हुई होगी ऑन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स पे। मेरी 2 एडवाइस एज यूजुअल, आपको जो कुछ भी नया लगा इसमें उसको आप नोट डाउन करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।